चलिए, तो घटेगा तो बचेगा, और ये नारा है इस बजट का। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जो बजट पेश किया है संसद में, वो मिडिल क्लास के लिए वरदान है। ये शब्द बार बार सामने आ रहा है और निश्चित तौर पर एक बड़ा वरदान है, क्योंकि बीते लंबे समय से, बल्कि बरसों से मिडिल क्लास उम्मीद संजो कर आता था टेलीविज़न की तरफ कि भैया कुछ तो मिलेगा, लेकिन कुछ हाथ ऐसा नहीं आता था। लेकिन इस बजट ने मुस्कुराने के लिए मिडिल क्लास को एक वजह दे दी है। अब इसके जरूर निश्चित तौर पर इसके फायदे मिडिल होंगे। क्लास के लोग तो कल बिल्कुल ही मुस्कुरा गए थे जब प्रधानमंत्री ने कहा था, जो संकेत दिया था कि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके ऊपर माँ लक्ष्मी का हाथ है। साथ ही उसके बाद हमने राष्ट्रपति को भी सुना, तो कहीं ना कहीं ये कल ही संकेत मिल चुके थे, और डबल संकेत। और ये कहना ही, जैसा आपने कहा साक्षी, कि लक्ष्मी का साथ है, तो लक्ष्मी का साथ वाकई है। और अब इसका असर इकॉनमी के अलग अलग सेक्टर्स पर भी दिखेगा, क्योंकि जब बचेगा तो वो बचा हुआ पैसा जाहिर तौर पर वो जाएगा बाजार की तरफ, और बाजार मुस्कुराएगा तो मुस्कुराने की वजह बनेगी। मनीष जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे। इमिनेंट पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। चावला साहब रायपुर से हैं, राजकुमार जी का भी अपडेट मैं ले लेता हूं, क्या वो लखनऊ से हमारे साथ हैं? जी मनीष जी। मुझे लगता है कि एक एरिया अभी डिस्कशन से कुछ छूटा हुआ था। अभी दलहन के लिए जो स्कीम है उसमें मसूर, उड़द और मूंग के लिए है, तो इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। एक तो इंपोर्ट्स कम होंगे, क्योंकि हम दलहन का काफ़ी इंपोर्ट भी करते रहे हैं। एडिबल ऑयल सीड्स और दलहन दो एक ऐसी क्रॉप्स हैं जिसमें काम किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी काफ़ी बड़ा इसका इंपोर्ट हो रहा है। तो यदि दलहन पर फोकस है इस बजट में, तो इससे एक और किसानों की आय बढ़ेगी। अभी जो किसान जनरली गेहूं पे शिफ्ट हो गया था, वो यदि वापस दलहन पर आता है तो इसको किसान की आय भी बढ़ेगी, क्योंकि दलहन का रेट कंपेरेटिवली गेहूँ से ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट से हम परचेज करते हैं तो वो एक ट्रेड डेफिसिट में कन्वर्ट हो जाता है, फॉरेन करेंसी बाहर जाती है, तो वो एक जो नुकसान होता है इकोनॉमी को, उससे बचेंगे। तो मुझे लगता है कि इस सेंस में दलहन पे यदि फोकस बजट में किया गया है तो ये बहुत अच्छा है इकोनॉमी के लिए। जी जयप्रकाश जी, आप क्या कहेंगे इसमें, क्या जोड़ेंगे? नहीं, मैं दरअसल मुझे तो मेरे ख्याल में जो सबसे अहम चीज़ मुझे लगती है वो स्टार्टअप को जो 20 करोड़ का लिमिट किया है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए जो प्रोविजंस हैं उसको मैं काफ़ी उम्मीद से देखता हूँ कि इसके असर दिखाई देंगे। खास करके लोग निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और लोग कुछ नए नए काम करने के लिए, जो यंग जनरेशन है हमारी, खास करके जो क्वालिफाइड है, का हाईली एजुकेटेड हैं और जो निकल रहे हैं और सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। निश्चित तौर पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। चावला साहब का रिएक्शन साक्षी हम ले लेते हैं, काफ़ी देर से हमारे साथ हैं, उनको कहीं जाना भी है। चावला साहब, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। ये तो पूरा मिडिल क्लास को डिवोटेड हो गया सर, घटेगा तो बचेगा, तो मतलब जो इसकी गूंज है वो है मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। जी देखिए शरद जी, क्या है कि इस देश का करीब करीब 65-70% इलाका जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में मज़ा तो तब आता जब जिनके हाथ में हुनर है, जैसे कि कुम्हार हो गए, या बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, या मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करने वाले मिस्त्री हो गए, या मकान बनाने वाले मिस्त्री हो गए, इनके लिए कोई ठोस योजना की घोषणा होनी चाहिए थी, तो उससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती। उस पर कोई बात हुई नहीं। 50 लाख करोड़ के बजट की बात हुई, पर अव्यवहारिक जीएसटी को सुधारने के लिए कोई बात नहीं हुई। आयात कर इतना बढ़ा दिया गया है, उससे महंगाई बढ़ रही है, खाद्य तेल आम आदमी के हद से बाहर हो गई है, उस पर कोई बात नहीं। हमारे देश में 3-4 सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, एमएसएमई सेक्टर हो गया, या एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, या सर्विस सेक्टर हो गया, तो उस पर और मजबूती से ठोस घोषणा की जरूरत थी, वो हुआ नहीं। ठीक है, आपने मेडिकल में 75,000 सीटें बढ़ा दी, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उसका, लेकिन नीट में जो पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं उस पर भी ठोस कार्रवाई करने के लिए कोई मजबूत बात होती तो मजा आता। मोबाइल आपने सस्ता किया, उसका स्वागत है, लेकिन मोबाइल रिचार्ज के नाम से 28 दिन का रिचार्ज देके, रिचार्ज के दरों में जो 2 कंपनियों की दादागिरी से उसके जो रेट अनाप शनाप बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए कोई बात होती।
बीएसएनएल को मजबूत करने के लिए कोई ठोस बात होती तो मजा आता। आज निजी बैंकों की जो दादागिरी बढ़ गई है, आपके सेविंग अकाउंट में आप इतना ब्याज नहीं दे रहे हैं, एफडी पे ब्याज नहीं दे रहे, एटीएम निकासी पर आप वसूली कर रहे हैं, चेक पे वसूली कर रहे हैं, उस पर भी कोई बात होती है, मजबूत बात होती, तो ऐसा लगता है कि सच में ये जो सरकार है ये मध्यम वर्ग की हितों की बात करती है। ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ठीक है, घोषणा है और 2 राज्यों के चुनाव है तो आपने घोषणा जरूर की है, पर ये नोटबंदी की तरह अव्यवहारिक मत रह जाए कि जैसे नोटबंदी और जीएसटी में आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, पर धरातल में वो चीजें दिखी नहीं। धरातल में दिखनी चाहिए और निश्चित तौर पर साफ नियत, मजबूत इरादे के साथ अगर क्रियान्वयन होगा, मेडिकल क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था मिलेगी। आयुष्मान में जो व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं निजी अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है सब जानते हैं। सिर्फ कैंसर की दवाई नहीं, सारी दवाइयों पर छूट मिलती तो बहुत अच्छा लगता और निश्चित तौर पर मैं दिल से स्वागत करता, इतना कह सकता हूं। नहीं आया चावला जी को। नहीं ठीक है, उनका अधिकार है, विपक्ष है, वो समालोचना नहीं करेंगे तो जो दूसरा पक्ष है उस दूसरे पक्ष से हम वाकिफ नहीं हो पाएंगे और ये उनका अधिकार है कि वो आलोचना के चश्मे से इस बजट को देखें, लेकिन बीच में बड़े मन से उन्होंने अच्छी चीज़ों की, एक भारतीय होने के नाते उन्होंने कहा ये अच्छी चीज़ें भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो इससे नाखुश हैं। मिडिल क्लास के लिए जो प्रोविज़न है उसकी उन्होंने भी सराहना की। बहुत शुक्रिया आपका चावला साहब कि आपने काफ़ी वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े। जयप्रकाश जी, जीएसटी की तरफ मैं फिर लौटूंगा। जीएसटी का जब फैसला बीजेपी ने लागू किया तो कुछ डरावने वाले आंकड़े भी उस समय सामने आए थे कि जीएसटी दुनिया में जहां भी जिस भी सरकार ने लागू किया है वो बहुत लोकप्रियता के साथ फिर सत्ता में नहीं लौटी है। और राहुल गांधी जी ने तो उस समय कहा था गब्बर सिंह टैक्स हो गया है जीएसटी। यही जीएसटी अब सरकार के लिए वरदान भी बन गया है, जिसकी वजह से उसके हाथ खुलने लगे हैं। जी हाँ, दरअसल जीएसटी कोई इतना हैफेजर्ड तरीके से तो लागू नहीं किया। काफ़ी 15 साल तक उस पर डिबेट हुई, चर्चा हुई, तरह तरह के प्रयोग हुए, लोगों ने उस पर, यानी मैं तो मुझे ये मौका मिला कि मैंने उसको पूरा कवर किया। यानी जब से भारत की अर्थव्यवस्था खुली, आपने जो जिक्र किया था मनमोहन सिंह जी का, जी, और मैंने उसको पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था की इस पूरे टर्न अराउंड को बहुत करीब से देखा है। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि जीएसटी से पहले भी जब उसकी कल्पना की गई थी तो बड़ी उम्मीद थी और उसमें यही था कि एक सिंगल टैक्स लगाया जाए लोगों के ऊपर। अभी जो प्रश्न है उसमें जैसे कि टैक्स रेट हाई होने का एक प्रश्न है, बहुत आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स लागू होने का एक प्रश्न है, पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने के मुद्दे पर भी प्रश्न है। लेकिन ये बात सही है कि शुरू में बहुत आशंकाएं थी, बहुत सारे राज्य इस बात को लेकर के बार बार कहते थे कि हम अगर जो रेवेन्यू में नुकसान होगा, डेफिसिट होगा, उसकी भरपाई कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। तो आबकारी और पेट्रोलियम को बाहर रखा था। अब आज जो है जीएसटी लगातार बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन अभी भी जो कर प्रशासन है उसको लेकर के शरद जी अभी भी सवाल है बरकरार, क्योंकि लोगों का ऐसा शिकायत रहती है। मैं देखता हूँ, मेरी मुलाकात होती है तो वो अक्सर ये बात करते हैं कि उन पहले जो अभी बिल जो लाया जा रहा है इनकम टैक्स का, उसमें जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी को होना चाहिए कि भाई वो जब तक, अभी ये होता है कि सबसे पहले केस बना दिया जाता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, फिर वो सिद्ध करता है कि ये मैंने इसको टैक्स को बचाया नहीं है, छुपाया नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये इसको पूरा कंसेप्ट को बदलना की ज़रूरत है। और इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ही बढ़िया बात इस बारे में कही गई है। उन्होंने कहा जितनी ज़्यादा फ्रीडम कारोबारियों को, निवेशकर्ताओं को, उद्योगपतियों को आप ज़्यादा देंगे, आज़ादी देंगे, डीक्रिमिनलाइजेशन करेंगे, उतनी आपकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ ज़्यादा होगी। और ये नज़रिया लाना बहुत ज़रूरी है अर्थव्यवस्था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो लोग इनकम टैक्स की खासतौर से चुभते हुए जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं उसके दायरे में आते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है, वहाँ ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि वो अपराधी नहीं है। हाँ, उनसे कुछ चूक हो सकती है, कुछ त्रुटि हो सकती है, वो गंभीर भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं और वो एम्प्लॉयमेंट के प्रोवाइडर्स भी हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप उनकी गलतियों को माफ़ करने की बात भले ही ना करें, लेकिन उनके साथ मनीष जी एक सम्मानजनक व्यवहार करें और उन्हें मौका दें कि वो अपनी गलती को सुधार सकें
और अपना पक्ष भी बेहतर तरीके से कंसर्निंग जो एजेंसीज हैं उनके सामने रख सकें। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछले कुछ समय से ये चीज़ चल रही थी। एक समय टैक्स टेररिज्म जैसे शब्द यूज़ किए जाते थे। उस समय काफ़ी थ्रेट होते थे। प्रोविजंस कुछ सेक्शंस में ऐसे थे जिसमें अरेस्ट भी होती थी। अब जो समय है, ख़ासतौर से जीएसटी के आने के बाद 2017 के बाद जब जीएसटी लागू हुआ तो अप्रीहेंशन सबके दिमाग में थे। पॉलिटिकल लीडरशिप की विल पावर थी कि उन्होंने इसको लागू किया। वर्ल्ड में बाकी जगह जीएसटी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, लेकिन हिंदुस्तान में हुआ। उसका कारण ये था कि एक तो मल्टीपल टैक्सेस जो थे उससे व्यापारी बहुत परेशान थे। तो जब सिंगल टैक्स रजीम आया, कलेक्शन एक जगह होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी एक फार्मूले के आधार पर, तो उसका जनता ने स्वागत किया। दूसरा, जहाँ कहीं लूप होल्स थे जिससे कुछ जगह चोरी होती थी तो उसको प्लग इन सख्ती से किया। अभी मुझे लगता है काफ़ी लोगों को हमारी बात होती है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, अब जब बाहर से, स्टेट के बाहर से जो भी माल आता है वो सब टैक्स पेड इनवॉइस के थ्रू आने लगी हैं सब चीज़ें, तो उससे एक बड़ा हैवी कलेक्शन जीएसटी में आया। तो जब गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो दिया जीएसटी के फॉर्म में व्यापारियों को, तो व्यापारियों ने भी उसको उतना ही रेसिप्रोकल रखा। तो उस वजह से जीएसटी कलेक्शन हर महीने अमूमन हम देखते हैं 1,50,000 करोड़ से ऊपर का ही हर महीने कलेक्शन पिछले 12 महीनों का लगभग रहा है। तो ये रिस्पांस जब जीएसटी में अच्छा मिला शासन को, तो मुझे लगता है कि इसी रिस्पांस को देखकर वो इनकम डायरेक्ट टैक्स रेजिम में भी उसी तरह के कुछ स्ट्रक्चरल सुधार करना चाहते हैं। तो अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ टैक्स के असेसमेंट्स खुलते हैं और उसमें बड़े डिमांड्स आते हैं, तो उस समय अपील में जाने के लिए आज भी 25% अमाउंट जमा करने के बाद ही अपील में जा सकते हैं। तो कई बार इतना बड़ा अमाउंट होता है कि व्यापारी अपील में जाने के लिए भी उसको बैंक लोन लेने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है उनमें अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है। तो उसी के लिए शायद ये टैक्स कंप्लायंस का बर्डन अभी भी बहुत ज़्यादा है। और हाँ, और उसकी कास्ट भी ज़्यादा है। बहुत छोटे का लोगों को तो जीएसटी नंबर लेते ही जीएसटी का रिटर्न दाखिल करने जरूरी कर देते हैं। बिल्कुल जी, एक छोटा सा पॉइंट और था जो मैं कहना चाहता। अभी एक एरिया जिसमें बहुत सुधार हो सकता है वो है कि जैसे 4-5 फॉर्मेट्स टैक्स के ITRs के हैं, उसमें कुछ फॉर्मेट्स तो ऐसे हैं जो 70, 75, 80 पेजेस के हैं। तो उनको जब फाइलिंग के लिए बैठते हैं तो ऑनलाइन चूँकि फाइलिंग है, समय टाइम बाउंड होते हैं सब चीज़ें, तो उसमें जब टैक्स फाइलिंग के लिए बैठते हैं तो 3-4 घंटे सिर्फ उसमें डेटा पंच करने में लगता है। मुझे लगता है कि उनका सरलीकरण होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मुझे लगता है इस बिल के थ्रू टारगेटेड है। हाँ, नहीं, ये टारगेटेड हैं। जो बिल आने वाला है नेक्स्ट वीक में, मुझे लगता है कि वो नाखून और दांत जो चुभते हैं इनकम टैक्स के, उनको वो उसकी चुभन को कम करने की तरफ। तो नटशेल में आपको एक बार फिर बता दें कि मध्यम वर्ग के लिए बूम बूम है, ये बम बम हो गई है उसकी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 12 लाख तक की जो आय है मासिक सालाना, उस पर अब कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देना होगा, यानी कि काफ़ी अच्छी बचत मिडिल क्लास के लिए है। और ये अलग अलग स्लैब में बढ़ती चली जाती है, तो ये बहुत बेहतरीन बात है। और एक बजट फ्यूचर की तरफ भी देख रहा है। ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। डेफिसिट जो है वो अंडर कंट्रोल है। जो 50 लाख करोड़ रुपए का बजट है उसमें करीब करीब 10 लाख के आसपास, जयप्रकाश जी, जो बजट की बात हमने देखी डेफिसिट की बात है, विच इज़ ऐसा नहीं है कि वो निर्धारित जो प्रिस्क्राइब पेरिफेरी है उसको कहीं वायलेट कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये मध्यम वर्ग का बजट है, लेकिन आम आदमी, किसान और गरीब की तरफ भी सरकार ने देखने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें हैं जिस तरह से हमने बात की कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी चिंता का विषय है, नौकरियां अभी भी चिंता का विषय हैं, और जिस तरह से हमको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है और इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता विशेषकर चीन से कम करनी है। हालांकि ये बात ट्रंप ने भी कही थी कि मैं आते ही जो है उस पर इंपोर्ट पर 60% मैं इस पर टैक्सेशन करूंगा, लेकिन वो भी नहीं कर पाए, उल्टे उन्होंने उसमें कुछ कमी ही कर दी। तो ये चीन जो है अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए। उसके मॉडल को समझना, उसको लेकर आगे बढ़ना, ये भारत के लिए इसलिए संभव है क्योंकि हमारी और उसकी आबादी की जो एक ताकत है वो काफ़ी सिमिलर है, लेकिन डिसिप्लिन और तमाम दूसरे मोर्चों पर
अभी चीन से हमें बहुत कुछ समझना है। तो बहरहाल यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं आप दोनों मेहमानों का, जयप्रकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सर आपका बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो साक्षी आपको लगातार नई खबरें न सिर्फ बजट से जुड़ी हुई बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश की, दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अवगत कराएंगी। तो फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।